वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उसका एलामिया भी सामने आया है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसील से बात की गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है और इजलास के एलामिया में कहा गया है कि कलअदब TTP से नरम गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तबक्कात और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाजत दी गई और खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशत गर्दों की वजह से अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। इजलास में कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहत जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें सियासी, सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। इजलास में एक आला सतह की कमेटी भी तश्कील दी गई है जो 2 हफ्तों में जामे ऑपरेशन पर अमल दरामद और उसकी हुदूद से मुतालिक सिफारिशात देगी। कौमी सलामती कमेटी ने मुआशरे में नफरत अंगेजी, तकसीम की कोशिशों और रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीले प्रोपेगेंडा की मजम्मत की है। इस्लामिया से तहरीक इंसाफ के उस दावे की नफी हो रही है कि इजलास का कोई सियासी एजेंडा था और इसके जरिए फौज को अदलिया और पूरी कौम के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अब पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है कि PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आईनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। लेकिन आज के एलामिया में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका दावा कल इमरान खान ने किया था। इजलास से पहले ही इसे मुतराज़े बना दिया था। पंजाब इंतखाबात की तारीख का केस मजीद संगीन होता जा रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट में वादे तफरीक और तकसीम और वाज़ेह हो गई है। एक के बाद एक जज का नोट सामने आ रहा है, जिसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस पर सवाल उठाया जा रहा है बल्कि चीफ जस्टिस के साथी जजेस उनके साथ रवैये और उनके कंडक्ट पर वाज़े एतराजात उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर तनकीद हो रही है, करारदादें मंजूर हो रही हैं और अब हुकूमत भी चीफ जस्टिस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आज इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। आज जस्टिस अतर मिनल्लाह का 25 सफ़हात का नोट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत पर सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह को मामलात की खराबी की वजह करार दिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस के कंडक्ट और चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के दायरा अख्तियार पर भी बात की है। वाज़ेह तौर पर कहा है कि असखुद नोटिस का फैसला 4-3 का है और ये बात चीफ जस्टिस को 27 फरवरी को बता भी दी गई थी, मगर फिर भी चीफ जस्टिस ने अदालती ऑर्डर जारी नहीं किया। अपनी मर्जी का 5 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच से जस्टिस अतर मिनल्लाह को बाहर कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि मैंने बेंच से अलहदगी का बिल्कुल नहीं कहा था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने नोट में लिखा है कि उनके नोट के मुताबिक सुमोटो दायरा कार के तहत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के 3 ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड यह है कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायरा कार को लागू करने से मुतालिक जो उसूल फुल कोर्ट ने वादे किए हैं वो इस अदालत पर बाइंडिंग है। दूसरा ग्राउंड यह है कि वो मामला जहां सियासी जमातों के मफादात शामिल हो वहां बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस अदालत की गैर जानिबदारी मुतासिर ना हो। और तीसरा ग्राउंड सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट का है, जिसने इस अदालत से रुजू किया है, यानी कि तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, जिसने इससे रुजू किया उसके कंडक्ट की बात हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह आगे लिखते हैं कि जो मामला हमारे सामने है वो एक ऐसे तनाजे से उठा है जिसकी साख बुनियादी तौर पर सियासी है और जिस पर एक हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है। मेरे मौजूद साथी जज जैसे याया अफरीदी ने दुरुस्त तरीके से अपने नोट में ऑब्जर्वेशन दी है कि इस मामले में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए ताकि इस अदालत की फैसला करने की बेताबी पर किसी मनफी असरात से बचा जा सके। अवामी एतमाद और इस अदालत की आजादी और गैर जानिबदारी पर एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत जरूरी है। इस अदालत को बहुत ही जल्द तीसरी बार एक ऐसे तराजे में घसीटा गया है जिसकी बुनियाद सियासी है। और इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने गुज़िश्ता 1 साल के हालात व वाक़यात बयान किए हैं जिसकी वजह से सूरत हाल यहां तक पहुंची है और अदालत पर ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के नोट के मुताबिक पहली बार अदालत उस वक्त इस मामले में शामिल हुई जब सदर की तरफ से कौमी असम्बली को तहलील करने के बाद डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोक दी गई थी। सदर ने इस हवाले से उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की एडवाइस पर अमल किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस की सिफारिश पर इस मामले में सुमोटो के दायरा कार को लागू किया और फिर 5 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर इस हवाले से फैसला जारी करते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली की तहलील को मावराए आइन करार दे दिया। फिर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के अमल को दोबारा शुरू किया गया और असम्बली बहाल की गई, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर अक्सरियत ने अपनी राय दी और नतीजतन वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने दफ्तर से हाथ धोना पड़ा और फिर इस सियासी बहरान में उस वक्त इजाफा हुआ
जब तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त होने के बाद इमरान खान ने ओपोजिशन लीडर की अहम नशिस्त पर बैठने के बजाय अपनी जमात समेत कौमी असेंबली से इस्तीफा देने का फैसला कर दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तीफे दिए गए, लेकिन स्पीकर की तरफ से उनके इस्तीफे मंजूर करने में ताखीर की गई और इस हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान के सियासी अमल और आईनी जमहूरियत पर गहरे नताइज मुरतब हुए और फिर अदालत से कहा गया कि वो एक और पेचीदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक एक सालिस का किरदार अदा करे, जिस सूरत हाल को सियासी स्टेक होल्डर्स ने जन्म दिया था। फिर सदर की तरफ से इस अदालत के एडवाइजरी दायरेकार से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई और आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 3 की अक्सरियत ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए यह करार दे दिया कि पार्लिमानी पार्टी का कोई भी रुकन अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वोट डालता है तो इस वोट को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। पहले से चार्ज सियासी माहौल में इस फैसले के गहरे सियासी असरात मुरतब हुए और इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें की गई जो अब तक अदालत के सामने जेर इल्तवा है। अहम बात यह है कि 63A के फैसले में बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस मजहर आलम याखेल और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने अपने फैसले में इसे आइन को दोबारा लिखने के बराबर करार दिया था और जस्टिस अतमिन अल्लाह ने भी इस फैसले पर ऑब्जर्वेशन दी है। जस्टिस अतमिन अल्लाह के नोट के मुताबिक पोलराइज्ड सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए आने वाले वाकयात पर आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस असरात मुरतब हुए। इस फैसले के नतीजे में पंजाब की हुकूमत कायम करने के बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहरीर करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद पंजाब की असेंबली 14 जनवरी 2023 और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली 18 जनवरी 2023 को तहलील कर दी गई। और जब मुतल्लिका हुकाम की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ था तो एक सियासी स्टेक होल्डर यानी तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और कुछ दीगर शहरियों ने भी वहां दरख्वास्तें दायर कर दी और मौका अख्तियार किया गया कि वो इस मामले में मुतासिर हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हुकाम की तरफ से कोई एक्शन न लेना इंतखाबात में ताखीर पैदा कर सकता है जो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि वो इस हवाले से मुनासिब फैसला जारी करके जिम्मेदार हुक्काम को मजबूर करें कि वो इलेक्शन का इनेकाद उस टाइम फ्रेम के अंदर करें जो आइन में लिखा है। इसी किस्म के रिलीफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर की गई। इसी असना में लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को कबूल करते हुए फैसला जारी किया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाए। जस्टिस अतमिन अल्लाह के नोट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जेर इल्तवा है। इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और उन्हें सुना जा रहा है। साथ ही ये बात भी तस्लीम शुदा है कि जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जारी किया इसमें अब तक कोई मुदाखलत नहीं हुई है क्योंकि अब तक डिवीजन बेंच की तरफ से कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त तौर पर कायम है और हुक्काम पर बाइंडिंग है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसे नाफिज करें और लाहौर हाई कोर्ट में ही फैसले पर अमल दरामद न करने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की गई है। जस्टिस अतमिन अल्लाह के नोट के मुताबिक इस अदालत के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि अपना फैसला नाफिज करने से मुतालिक वो लाहौर हाई कोर्ट की काबिलियत और सलाहियत पर शक करे। ऐसा करने से सूबे की आईनी अदालत की सलाहियत और आजादी मजरू होगी। जो काबिल निफाज फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया वो बाइंडिंग है और कोई भी ऐसे इकदाम जो इस फैसले के अमल दरामद को रोके तो हुकाम को अपनी जिम्मेदारी अदा न करने पर संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। जस्टिस अतमिन अल्लाह के नोट के मुताबिक जहां लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही इस हवाले से एक फैसला जारी कर दिया था और यह फैसला नाफिज होने के अमल में ही था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी हवाले से आर्टिकल 184(3) के दायरा कार को लागू करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई और इस्तदा की गई कि इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत तय करदा टाइम फ्रेम के अंदर हो। इन दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम से दायर हुई जबकि दूसरी दरख्वास्तें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर और साबिक अरकान सूबाई असेंबली की तरफ से दायर हुई। ये बात नोट की जाती है कि जो दूसरी दरख्वास्तें दायर हुई इनका ताल्लुक एक ही सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ से था जिसने पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी और उसकी इस्तदा पर मुनासिब फैसला भी आ चुका था। और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो एक पुलिस अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग से मुताल्लिक मामला सुन रहा था उसने इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया और उनको सुनने के बाद 16 फरवरी 2023 को फैसला भी जारी कर दिया जिसमें इस बेंच की तरफ से यह करार दिया गया कि आइन ये कहता है कि पंजाब के सूबाई इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो और इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है जिसकी वजह से यह खतरा मौजूद है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो। उस 2 रुकनी बेंच ने यह भी करार दिया कि क्योंकि इस मामले से मुतालिक सवाल इस बेंच के सामने नहीं उठाया गया इसलिए यह मामला
चीफ जस्टिस को भेजा जाता है ताकि वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस पर कोई फैसला करे, जिसके बाद रजिस्ट्रार ने इस 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल करते हुए ये मामला आगे भिजवा दिया और फिर चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी 2023 को एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए इस मामले पर एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। और इस हवाले से जो सवाल फ्रेम किए गए वो ये थे कि किसके पास ये आईनी जिम्मेदारी है कि सूबाई असेंबली में आम इंतखाबात की तारीख को फिक्स करे और कब और कैसे ये आईनी जिम्मेदारी अदा की जाए, और वफाक और सूबे की आम इंतखाबात करवाने से मुतालिक आईनी जिम्मेदारी क्या है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक अदालत के सूमोटो दायरा कार को लागू करके इस हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो समाअत के लिए 23 फरवरी को इस खुसूसी बेंच के सामने फिक्स की गई। लेकिन मेरी राय में जो सवाल चीफ जस्टिस ने फ्रेम किए थे उन पर लाहौर हाईकोर्ट पहले ही फैसला कर चुका था और असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले इसकी तहरीर करने की कानूनी हैसियत पर 23 फरवरी 2023 की समाअत में सवाल उठे और फिर ये सवाल फ्रेम भी किए गए कि क्या वजीर आला के पास असेंबली तहरीर करने की एडवाइस देने से मुतालिक जो इख्तियार है उस पर अमल करने के लिए कोई आईनी वजह होने की जरूरत नहीं है, और क्या वजीर आला की आजादाना राय में ये एडवाइस दे सकता है या वो किसी और शख्स की हिदायत पर भी ऐसा कर सकता है। ये सवाल भी फ्रेम किया गया कि अगर वजीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आईनी तौर पर गलत साबित होती है तो क्या फिर असेंबली तहरीर समझी जाएगी या वो बहाल हो सकती है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के मुताबिक 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी ऑर्डर भी जारी किया गया जिसमें जस्टिस याया अफरीदी का नोट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्तें काबिल समाअत होने के ग्राउंड पर मुस्तरद कर दी थी और मुख्तसर फैसले में जो वजूहात दी गई थी वो कायल करने वाली थी और दरख्वास्तों को मुस्तरद करने से मुतालिक फैसले से इत्तफाक करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैंने अपने नोट के जरिए 24 फरवरी 2023 को अपना फैसला वाज़ेह किया है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल के तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज भी हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ। खासतौर पर दरख्वास्तों और सू वोटों के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के हतमी नतीजे से मुतालिक मैं इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो एंट रूम में इजलास हुआ इसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा नहीं किया था कि और ना ही मेरे पास खुद को बेंच से अलहदा करने की कोई वजूहात मौजूद थी। ये बहुत आम है कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह कह रहे हैं कि जजेस के दरमियान 27 फरवरी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि फैसला 4-3 का है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक जब स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के अमल को रोका गया तो उस वक्त सूमोटो दायरा कार को लागू करने की सिफारिश 12 जजेस ने की थी और इसी से उस फैसले को कानूनी हैसियत मिली थी। इस मामले पर अवामी भरोसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फुल कोर्ट तश्कील देना जरूरी था, जिसकी मैंने अपने 23 फरवरी के नोट में भी तजवीज दी थी। जैसे अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक एक और पहलू अहम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट है। इस वक्त मुल्क में एक खतरनाक सियासी माहौल है और इत्तफाक की राय पैदा करना तो अपनी जगह, इस वक्त तो ये बात भी नाकाबिल फहम है कि सियासी जमातें डायलॉग करने पर रजामंद हो जाएं, बजाय इसके कि ओपोजिशन मेंबर की आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाती। एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर मजबूरी तौर पर इस्तीफे दे दिए गए। पहले आईनी अदालत को मजबूर किया गया कि वो स्पीकर को मजबूर करे कि इस्तीफे कबूल किए जाए और जब इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो फिर अदालतों से रुजू किया गया कि इस्तीफे कबूल करने के फैसले को मुस्तरद किया जाए। सियासी स्टेक होल्डर की तरफ से सूबाई असेंबलियों को एक सियासी हिकमत अमली के तहत तहलील करना सवालात उठाता है। क्या ऐसा कंडक्ट आईनी जमहूरियत की स्कीम के मुताबिक है? क्या ये अपने आप में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या अदालत को अपना फोरम सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने देना चाहिए या खुद को ऐसे कंडक्ट की हौसला अफजाई करते हुए खुद को सामने लाना चाहिए? क्या अदालत को सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से फोरम शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए, जहां एक ही वक्त में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार को लागू किया गया? इस अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ा रही है, और ये अदालत ऐसा कर भी नहीं सकती है। इस तरह अवामी एतमाद इस अदालत की गैर जानिबदारी और आजादी पर खत्म हो जाएगा। अगर ये अदालत ऐसा तासुर देगी कि वो गैर जमहूरी उसूल और इक़दार की हौसला अफजाई कर रही है, ये अदालत सियासी स्टेक होल्डर्स को अपने तनाज़ात हमारे पास लाने की हौसला अफजाई करके पार्लियामेंट और उन फोरम्स को कमजोर करेगी जो आइन के तहत बनाए गए हैं। सियासी स्टेक होल्डर्स की दरख्वास्तों को सुनने से पहले उन्हें अपनी नीयत की ईमानदारी और इखलास को साबित करना होगा। सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट ने एक गैर मामूली सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है और ऐसा कंडक्ट अपनाया गया है जो बर्दाश्त, डायलॉग और बहस के जमहूरी इक़दार से खाली है। सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट उन्हें आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरा कार को लागू करने का हकदार नहीं बनाता।
जैसे अतर मदारती नोट के मुताबिक ये कलमिया है और सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए नाकाबिले तसव्वुर है कि वो अपने सियासी तनाज़ात के हल के लिए अदालत को शामिल करें, जिन्हें हल उन फोरम्स पर होना चाहिए जो इस मकसद के लिए आइन के तहत बनाए गए हैं। और ये भी खतरनाक है कि सियासी स्टेक होल्डर्स का कंडक्ट और उनकी सियासी हिकमत अमली मुल्क में सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी। और सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की के लिए एक पेशगी शर्त है। सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताकत की जंग इस मुल्क के अवाम की फलाह और उनकी मुआशी सूरत हाल को मजरू कर रही है। इस मुल्क के लोगों को बहुत बड़े अरसे तक उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखकर तकलीफ में रखा गया है। गैर जमहूरी हुकूमतें जिन्हें इस अदालत ने दुरुस्त करार दिया, उसने पाकिस्तान और इसके लोगों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। आज पाकिस्तान की 75 साल तारीख के बाद भी इदारे कमजोर हैं और मुल्क सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। और वक्त आ गया है कि जो लोग भी जिम्मेदारान हैं वो एक कदम पीछे हटें और अपना अपना जायजा लें। इस अदालत के समेत तमाम इदारों को अपनी अना को एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तरफ बढ़ना होगा। अपने इदारे की बात करते हुए मैं ये कहूंगा कि ये वाज़ेह है कि हमने अपने तारीख माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हम माजी के फैसलों को तो मिटा नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि अवामी एतमाद को बहाल किया जाए ताकि माजी को कुछ हद तक भुलाया जा सके। जब सियासतदान मुनासिब फोरम्स पर रुजू करने के बजाय अपने तनाज़ात इस अदालत में लेकर आएंगे तो वो केस या तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन लामहला ये अदालत ही लूजर होगी। सबसे आम बात यह है कि चीफ जस्टिस के साथी जजेस उनके कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में वादे किया है कि चीफ जस्टिस का उसको नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गया था, उन्हें बता भी दिया गया था। साथ ही उन्होंने वादे किया है कि उसको नोटिस की समाज से उन्होंने खुद को अलग नहीं किया था, मगर उन्हें फिर भी बेंच में शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने अलग कर दिया। इसी तरह का एतराज इब्तिदाई समात में शामिल जज जस्टिस जमाल बंदूखेल ने भी अपने नोट में किया था। उन्होंने लिखा कि 30 मार्च को समात के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया। अदालत में मौजूद होते हुए मैं भी अपनी राय देना चाहता था, लेकिन मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और बेंच के दीगर अराकीन खड़े हो गए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं अपने चैम्बर में काफी देर तक रहा, लेकिन समात के हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कोई मालूमात ही नहीं फराहम की गई। जब मैं अपने घर पहुंच गया तो मुझे 30 मार्च की तारीख का ऑर्डर मौसूल हुआ जो चीफ जस्टिस ने बेंच का हिस्सा होते हुए मुझे दस्तखत के लिए भेजा था। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने खुलाफी नोट में लिखा कि ये ऑर्डर खुली अदालत में डिक्टेट नहीं किया गया था, बल्कि ये मेरी गैर मौजूदगी में सुनाया गया था और इस हवाले से मेरी राय ही नहीं ली गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काबिल ही नहीं समझा गया कि मेरा मशवरा लिया जाता। इस मामले की पहली समाज से ही मैं चाहता था कि बेंच 1 मार्च के फैसले और अदालत के हुक्म के तनाजे को पहले हल करे, जिसका फैसला अभी तक सामने ही नहीं आया है और अभी वाले मामले से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरे बार बार कहने के बावजूद इस मामले को कोई अहमियत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल, वुकला बरादरी और सियासी जमातों के वुकला ने भी दरख्वास्त की कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया गया। इन हालात में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेंच में मौजूदगी मेरे दीगर बरादरान को बेचैन करे, इसलिए मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे संगीन आईनी मसाइल जन्म लेते हैं जो तशरीह तलब है और जिसके हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश की जरूरत है, जिसके लिए मैं हमेशा